स्वदेशी सोच संस्था दिल्ली प्रांत की तरफ से या पूरे स्वदेशी सोच संस्था की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे जो की नोट स्पीकर और चीफ गेस्ट है आज का मेजर जनरल बी के शर्मा जी। उनकी परिचय मैं अभी संक्षिप्त में दूंगी, बट सबसे पहले उनके बाद हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी डॉक्टर सरबजीत कौर जी का स्वागत है। सर का स्वागत है। हमारे कोर टीम के मेंबर डॉक्टर राजिंदर जी, हमारे कोर टीम के मेंबर डॉक्टर जसविंदर जी, जसबीर भाई साहब जी, हाँ डॉक्टर राजेश गौतम जी, और कई हमारे नीतू श्रीवास्तव जी मैम, मैं कई बार मिली हूँ। हाँ हाँ रीतू जी। और मुझे बहुत हर्ष है देखते हुए कि हमारे काफ़ी सीनियर मेंबर्स जो अभी दिल्ली प्रांत से जुड़े हैं। आई कैन सी राम जी, हिना जी, और हमारे सारे पुराने सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स लीना जी, राकेश जी, रीता जी, हाँ जी रीता जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबको हर एक को नाम से मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रही हैं, तो माफ़ी चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ हमारे इंटर्न्स भी हैं। हाँ जी डॉक्टर सरबजीत जी, हमारे जो इंटर्न्स है वो साल भर, हाँ प्रिया जी को, ओके ओके ठीक है ठीक है जी 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 जी। सारे जो सीनियर हैं नाम मैं ले चुकी हूँ, लीना जी, राकेश जी, रीता जी, और सारे इंटर्न्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कई दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि एक प्रॉपर सेमिनार टॉक में हम लोग उपस्थित हैं ना। इसके साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय के अभाव है, सर जल्दी में उनका एक मीटिंग है, मैं एक संक्षिप्त परिचय हमारे कीनोट स्पीकर और चीफ गेस्ट मेजर जनरल बी के शर्मा सर का करा दूँ। मेजर जनरल बी के शर्मा सर एक विशिष्ट पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री अधिकारी, अनुभवी सैनिक, जिनको कमांड और स्टाफ स्ट्रीम में लेफ्टिनेंट जनरल के पद के लिए भी वो नॉमिनेटेड हुए थे। रणनीतिक विश्लेषक और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 4 दशकों से भी अधिक का व्यापक ऑपरेशनल, कूटनीतिक और शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने 2020 से 2025 तक भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान यूएसआई, यूनाइटेड सर्विसेज ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य किया, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी। उन्हें असाधारण साहस और राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, उच्च कमान पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं मेजर जनरल शर्मा सर। वो सैंटियागो, चिली में भी अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग, शांति रक्षा परीक्षण भी प्राप्त किए हैं। उनके करियर में कमांड, प्रशिक्षण और वरिष्ठ स्टाफ पदों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें रक्षा मंत्रालय में सेवा भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मध्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मध्य एशिया में भारत के रक्षा अटैची के रूप में कार्य किया है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में एक फॉर्मेशन की कमान संभाली है और नई दिल्ली स्थित एनडीसी में वरिष्ठ फैकल्टी के रूप में कार्य किया है। वो सामरिक नेट आंकलन, परिदृश्य निर्माण, सामरिक गेमिंग, रेट, तो नए नए तरीके के काफ़ी सारे प्रोसीजर्स से सर की ट्रेनिंग है। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर एक अग्रणी आवाज़ के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उनके उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके छोटा कर दिया क्योंकि हम सारे वेट कर रहे हैं सर को सुनने के लिए। इसके अलावा भारत में भी वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बड़े बड़े और कई विश्वविद्यालय में वो फैकल्टी के रूप में काफ़ी सारे लेक्चर्स दे चुके हैं। तो इस संक्षिप्त
परिचय के साथ अब मैं संचालना हमारे सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर राजेश जी को सौंप दूंगी। धन्यवाद मैम। और परिचय के बाद में मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर सर्वजीत कौर से कि वो स्वदेशी शोध संस्थान के बारे में उसके प्रारूप के बारे में बताएंगी कि स्वदेशी शोध संस्थान जो है मूल रूप से अपने अकादमिक दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में निरंतर गतिशील है और इसके अलग अलग उद्देश्य हैं। ये मान करके चलिए यह विशुद्ध रूप से हमारा स्वदेशी संस्करण है जो कि शोध के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत करेगा आने वाले समय में। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सर्वजीत कौर मैम को। धन्यवाद राजेश जी। एक बार सर का तालियों से स्वागत तो कर दे जोरदार बंदे से। आज स्वदेशी शोध संस्थान के इस ज्ञान कुंज में इतने बड़ी महान हस्ती हमारे बीच में है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, तो उनका एक बार स्वागत तो अच्छे से बनता है ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें हम सबको समय देने के लिए। स्वदेशी शोध संस्थान एक थिंक टैंक है जो इस टाइम पे हमारे जो वर्टिकल विजन 2047 पे काम कर रहा है, जो भारत को महान और समृद्ध बनाने की, उसमें महान और समृद्ध हम उसको कैसे बना सकते हैं और उसमें हम सबका क्या योगदान हो सकता है, उसमें काम कर रहा है। इसमें कुल हमारे 8 वर्टिकल्स प्लस कुछ हमारे साथ में सब वर्टिकल्स भी हैं, जिसमें डेमोग्राफी और लार्जेस्ट इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और बाकी सारे विषय के साथ साथ हमारा एक डिफेंस वर्टिकल और चाइना डेस्क वर्टिकल भी है, जो दोनों ही सर के टॉपिक के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आज डबल खुशी की बात है, सर ने हमारे डिफेंस वर्टिकल और चाइना वर्टिकल दोनों का मिक्स करके एक टॉपिक हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा रिसर्च के अलावा हम बहुत सारे जो बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट बच्चों को इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च इंटर्नशिप स्पेसिफिकली। और रिसर्च इंटर्नशिप में हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि हाउ दे मेक करियर इन देयर रिसर्च और कैसे वो रिसर्च करें, शुरुआत से लेके कैसे डाटा कलेक्शंस करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी सर्वे, इकोनोमेट्रिक टेक्निक से लेके कंक्लूजन तक। इसके साथ एक और विजन पे स्वदेशी शोध संस्थान काम करता है, वो है इंडस्ट्री एकेडेमिया। जो गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारा एक वर्टिकल BGI है, भारत ग्लोबल इंडस्ट्रियल फोरम भी है, जो कि इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप है। तो हम उनके से गाइडेंस लेके कि क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन में उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसी चीज़ों को अप्लाई हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो एक जो गैप रहता है, जो हम कहते हैं कि जो बच्चा एजुकेशन में है तो और इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, स्किल नहीं है एंड ऑल दैट है, तो हम उस गैप को भी फिल करने की एक जो है महत्वपूर्ण कोशिश करते हैं। इसके अलावा नेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस जो है वो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं, और इसमें हमें सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, जो वाइस चांसलर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर प्रदीप चौहान जी जो प्रोफेसर हैं JNU के, जो सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे स्वदेशी शोध संस्थान के, और सबसे बड़ा हमें मार्गदर्शन मिलता है हमारे माननीय सतीश कुमार जी के। आज उन्होंने आना था माननीय सतीश जी ने, बट उनको कुछ अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा, तो वो आज इसलिए अभी नहीं आए। और बच्चों को जो प्रैक्टिकल गैप रहता है ना, जो उनकी परफॉर्मेंस में और उनकी जो
अपग्रिमिंग है, तो वो हम बेसिकली मेन ट्राई करते हैं उस गैप को फिल करने के लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन भाई साहब मैंने आपको स्वदेशी शोध संस्थान के बारे में दी, बिकॉज हम सब सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप प्लीज़ हमें अपने जो है विचार हमारे साथ साझे करें। तो सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। मुझे यकीन नहीं था कि व्हेन आई कम हियर एंड स्पीक टू यू किस किस्म का ऑडियंस जो है उसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा और किस लेवल पे मुझे अपनी टॉक जो है वो पिच करनी है। मैम ने मुझे पहले भी बुलाया था, तो एक मैंने इनके साथ विकसित भारत को लेके एक पैनल डिस्कशन की थी। हाँ, इग्नू में। फिर उसके ऊपर एक टीवी का एक घंटे का इन्होंने एपिसोड भी था किया। तो मुझे लगा कि यहाँ भी मैं एक बिल्कुल ऐसे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूँगा जैसे हम मिलिट्री में करते हैं, जो बिल्कुल इस सब्जेक्ट के साथ गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन आफ्टर आई कम हियर एंड सी, आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत ही डाइवर्स किस्म की जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेके इस मंच के ऊपर आते हैं और एक बिल्कुल ओपन माइंड के साथ आते हैं। हम लोगों के माइंड जो हैं, जितनी आप रिसर्च करो उतने क्लोज डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग जो हैं बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ यहाँ पे आए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोग जो डीपली पैट्रियाटिक हैं, दे आर वेरी वेरी नेशनलिस्टिक और वॉलंटरली इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना टाइम गुजारते हैं। आज के ज़माने में आपकी जनरेशन देखें, किसको किसी के लिए टाइम नहीं है। तो अगर आप लोग आके यहाँ पे एक नेशन बिल्डिंग का जो मिशन लेके यहाँ पे आए हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक खुशकिस्मती की बात है। अब आप देखें कि इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी इज़ नॉट मिलिट्री सिक्योरिटी। इसके तकरीबन 11 डिटर्मिनेंट्स हैं। जब कभी मैं आऊँगा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करूँगा, और उसमें मिलिट्री सिक्योरिटी एक जो है एक उसका हिस्सा है। एंड टुडे नेशनल सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिलिट्री, ये हर शहरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल ऑफ अस और वॉरियर्स, स्टेक होल्डर्स, हम टारगेट भी हैं और हम वेपन भी हैं। इसलिए ये हर जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेवारी कि वो नेशनल सिक्योरिटी में अपना रोल समझे। और आज के ज़माने में ये लड़ाई जो है ये माइंड की लड़ाई है, ये हथियारों की लड़ाई नहीं है। इट इज़ अ माइंड वॉरफेयर। और माइंड वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले ऑपरेशन बंदर बालाकोट में जो हमने टेररिस्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक की थी एयरफोर्स ने, फिर उरी स्ट्राइक, कुछ रिसेंटली हमने देखे गलवान हुआ था, गलवान से पहले डोकलाम हुआ था। ये सब चीज़ में एक चीज़ साफ उभर के आई, दैट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन नेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज वॉर फाइटिंग इज़ कंसर्न्ड, बट हमारा जो नैरेटिव है वो वीक है। हर जगह पे आप देखें, पाकिस्तान जैसा मरता गिरता कंट्री भी अपना नैरेटिव बिल्डअप करके, उन्होंने सिंदूर में जो शुरू में उन्होंने एक नैरेटिव वॉरफेयर, कॉग्निटिव वॉरफेयर चलाई और पाकिस्तान ने उसकी मदद की। वी वर ऑन अ बैक फुट, वी बिकेम डिफेंसिव। सो क्या बात है कि कॉग्निटिव वॉरफेयर में इंडिया इतनी जो है अभी हमारी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं है। और इसका जो पास्ट मास्टर एक कंट्री जो है, जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर रहेगा, वो है चाइना, राइट। और चाइना इज़ अ पास्ट मास्टर इन कॉग्निटिव वॉरफेयर, राइट। देयरफॉर मैंने अपना टॉपिक जो पहले मल्टी डोमेन वॉरफेयर के ऊपर बात करना था, फिर मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया, नहीं हम कॉग्निटिव वॉरफेयर के ऊपर बात करेंगे। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा कॉग्निटिव वॉरफेयर की चाइना की स्ट्रेटजी, लेकिन हमने अपने एडवर्सरी को, अपने एनिमी को समझना है। नो योर एनिमी। आप देखें, जब तक हम अपने एनिमी को नहीं समझेंगे और अपने आप को नहीं समझे, हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा। सो एक मैं आपको एक ग्लिम्पसेस देना चाहता हूँ कि चाइना किस तरीके से अपनी कॉग्निटिव वॉरफेयर की लड़ाई करता है।
और इसमें मैं थोड़ी सी फिलॉसफी की बात करूँगा, उनका इकोसिस्टम किस किस्म का है, हाउ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, क्या उनकी टेक्निक्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में कोग्निटिव वॉरफेयर करने की, इसका आज स्टेट क्राफ्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर मैं बात करूँगा हमारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमें किस तरीके से चाइना को स्ट्रैटेजिकली काउंटर करना है। अब आप देखें कि जो वॉरफेयर है शुरू से, पहले क्या होता था कि अर्लियर 19th सेंचुरी में वॉरफेयर क्या थी, मिलिट्रीज होती थी, एक्सपेंशन करती थी, कॉलोनाइजेशन होती थी, फौज जो है वो उसकी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था। फिर अब 20th सेंचुरी की जो वॉरफेयर है, इट वाज आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म वाज वर्सेस डेमोक्रेसी, ठीक है। और अब जब हम 21st सेंचुरी में आए, आपने इराक की वॉर देखी, इराक 1, इराक वॉर 2, वहाँ के मास जो आप आर्मीज को यूज़ करते हैं, उसके साथ प्रिसीजन, जिनको हम प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन बोलते हैं, इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम, वो उसके बाद नॉन काइनेटिक वॉरफेयर जिसमें वेपन्स नहीं है, जिसमें नॉन काइनेटिक मीन जैसे आपकी साइबर, आपकी स्पेस, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन जो है, आपका नैरेटिव क्या है, यूक्रेन वॉर देखें आप, गल्फ वॉर देखें, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन जो है, ये जो है, दीज बिकेम द मेन पिंसर्स जिनको बोलते हैं, प्रॉन्ग्स ऑफ वॉरफेयर। लेकिन हम अब न्यू एरा में आ चुके हैं। आज पावर जो है वो मिलिट्री तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। टुडे इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी which is created through artificial intelligence and algorithms। हमारे डे टू डे, टुडे ये जो मोबाइल फ़ोन है यही वेपन है और यही जो है टारगेट है, यह हम सब के हाथों में 24 आवर्स। परसों मैं इवनिंग वॉक गया और मैंने देखा एक पार्क में एल्डरली ग्रुप बैठे हैं और वहाँ पे 10 एक सियाने लोग होंगे 70 और 80 ईयर्स की एज के बीच में। तो मैंने सोचा कि जैसे पुराने ज़माने में लोग बैठते गपशप मारते थे, मजाक करते थे, मैंने देखा एक आदमी बात कर रहा था और 9 आदमी अपने मोबाइल पे बैठे हुए थे। दे वर स्क्रॉलिंग। इट इज़ अ डिजीज टुडे। एंड हमारा जो एडवर्सरी है वो इसको कोग्निटिव वॉरफेयर में बहुत इफेक्टिवली जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सो मैं स्ट्रेटेजिक फ्रेम ये करना चाहता हूँ, इसमें कहना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें जो बैटल फील्ड है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर है, ज़मीन के ऊपर नहीं है, हवा में नहीं है, पानी में नहीं है। और उनका मतलब क्या है कि जो हमारी कोहिजन है, हमारी विल है, हमारी जो परसेप्शंस है, उनको डिस्टॉर्ट करना, ताकि जो नेशन के लेवल पे आपका कंप्लीट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, पीएमओ से लेके जो नीचे मिलिट्री वाला डिप्लॉयड है, उसको तकरीबन डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, विच इज़ मोर लीथल देन एनी वेपन सिस्टम। वेपन सिस्टम से आप रिकवरी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जो कोग्निटिव ऑपरेशंस हैं, ये लड़ाई से पहले, लड़ाई के साथ और लड़ाई के बाद में काइनेटिक एक्शंस के साथ साथ चलते रहते हैं नैरेटिव गेम। और इसमें क्या है, नैरेटिव डोमिनेंस जो है, अगर जिस कंट्री का मजबूत है दूसरी कंट्री वीक है, वो जो वीक कंट्री उसकी जो ऑर्गेनिक कोहेसिवनेस है नेशनल कमांड अथॉरिटी को, उसको वीकन कर देता है। आपस में ही दरारें पड़नी शुरू होती हैं, ऑपोजिशन वर्सेस द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस द गवर्नमेंट है, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में डिफरेंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच में आप डाल दीजिए, जिससे पूरा प्रेशर पड़ता है। आप देखें जो कंधार वाला क्राइसिस हुआ था, किस तरीके से पब्लिक जो आउटक्राई में जब वो एक बंदे को स्टैब किया था, तो किस तरीके से हमें मजबूर किया गया कि हम उनके टेररिस्ट को लेके काबुल में जाके, उनके कंधार में जाके उनके हवाले करें, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, कोग्निटिव वॉरफेयर। तो ये जो है एक फौज में हम बोलते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। पूरी लड़ाई की जो तरतीब है ये ऊडा लूप पे चलती है। कोग्निटिव वॉरफेयर जो उस ऊडा लूप को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। अब ऊडा लूप होता क्या है, ऑब्जर्व, इसमें सेंसर्स होते हैं, उससे बैटल स्पेस को हम ऑब्जर्व करते हैं,
ओरिएंट, फिर जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो ओरिएंट करते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं और फिर एक्ट करते हैं। कोग्निटिव वॉरफेयर में शुरू से ही ऑब्जर्व में वो करप्ट करते हैं इनपुट्स को थ्रू डिसेप्शन, स्पूफिंग, नॉइज फ्लड थ्रू डिजिटल मीन्स। उससे क्या है, ओरिएंटेशन खराब हो जाती है डिसीजन मेकिंग वाले की, शेप द पिक्चर, उसका रिफ्लेक्सिव एक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपकी थिंकिंग जो है इट इज क्लाउडेड, इट विल जैम द डिसीजन मेकिंग, इट विल क्रिएट डिसीजन पैरालिसिस। और जो आपका एक्शन होगा, अगर आपका डिसीजन ही खराब है तो आपका एक्शन भी जो है वो ठीक नहीं होगा। सो इट इज़ मोर सिस्टमिक, मोर इनसाइडर, जैसे कैंसर होती है उसकी तरह ये कोग्निटिव वॉरफेयर है। अब इसमें क्या डोमेन्स हैं? इसमें सोशो पॉलिटिकल डोमेन है, जिसमें आपकी जो सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किए। इकोनॉमिक वर्शन है जो ट्रंप ने यूज़ की। डिप्लोमेसीज में आपके अलाइंसेस को ब्रेक किया जाए, आपकी पोजीशन समिट्स जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें वीकन किया जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको ये करें। फिर ये मिलिट्री लैंड एयर तक महदूद नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस हैज़ बिकम टुडे नंबर 1 मीडियम ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि जितना आपका इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस सिस्टम्स हैं पूरा स्पेस से कंट्रोल हुआ है, नेविगेशन कंट्रोल है। तो स्पेस एक है, और प्रॉक्सी वॉर्स जैसे पाकिस्तान, आप जो हमारे यहाँ एजेंट्स हैं उनके एनिमी के, उनको आप एनकरेज करें। और इस सब में एक कॉमन थ्रेड जो है जिसको हम बोलते हैं 3 P's, दैट इज कोग्निटिव वॉरफेयर, जो परसेप्शन से प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ नेशनल कमांड अथॉरिटी। और ये जो कोग्निटिव वॉरफेयर है इसमें एक्टर्स जो हैं वो मिलिट्री भी है, नॉन मिलिट्री है, स्टेट, नॉन स्टेट, मीन्स जो हैं लीनियर हैं, नॉन लीनियर है, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, और अभी जो ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम आ रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल विदाउट इवन मैन बिहाइंड द गन दिस ऑपरेट। इसमें क्या है, ये ग्रे जोन में ऑपरेट करते हैं। ग्रे जोन इज समथिंग नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, एंड ग्रे जोन में एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं होती, उसमें क्या है, एम्बिग्विटी रहती है, नॉन एट्रीब्यूटेबिलिटी रहती है, एंड यू कैन कैलिब्रेट राइट बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर। और ये जो है कोग्निटिव वॉरफेयर पहले डिमोरलाइजेशन करती है सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, थ्रू सोशल री इंजीनियरिंग ऑफ द सोसाइटी। अंदर से ही क्योस क्रिएट करो, फिर डिस्टेबलाइजेशन करो, आपके शुरू हो जाएंगे कॉकरोच पार्टी, कोई ये पार्टी, कोई शाहीन बाग, इस किस्म का डिस्टेबलाइजेशन आप मुद्दा दे दो। आज ज़ंजी है जो है, उनका देखें किस तरीके कितने कंट्रीज़ में रिवोल्ट हो रहे हैं। नेपाल में ये हुआ, कई और कंट्रीज़ में ये हुआ, श्रीलंका में ये हुआ। इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, खुद आगे मत लगो, दूसरे कंट्री को लगाओ, एंड देन इज फोर्स इंटरवेंशन। तो हमारा माइंड मेंटली वी आर ट्यून टू थिंक कि नहीं लड़ाई फौज से फौज करेगी उसके बाद डिसीजन होगा, नहीं। फौज की जो लड़ाई है इट इज़ लास्ट टुडे, उससे पहले ये जो लड़ाइयाँ ये हम समझ नहीं पाते, और आप जैसे लोगों को इन लड़ाइयों को आइडियोलॉजिकल लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चाइना के डीएनए में शामिल है कोग्निटिव वॉरफेयर। आप उनके देखें, सुन त्सु जो उनके फिलोसफर थे, उन्होंने बोला सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग, फाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा काम करो दूसरी जगह जो है वैसे ही भी ना लड़े, हथियार छोड़ दे। फिर उनका कन्फ्यूशनिज्म है जिसने मॉरल ऑर्डर की बात की और माइंड कंट्रोल की बात की, और ये चाइना अपने लोगों पे आज अप्लाई कर रहा है। फिर लीगलिज्म की बात की, आप लीगल वॉरफेयर देखें चाइना किस तरीके से लड़ रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, तिब्बत के अंदर। ये शेंग यांग एक डायनेस्टी थी, उसके टाइम से ही आ रहा है। फिर इन्होंने बोला शेंग यांग की प्राइमेसी ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज को क्वेश्चन करो, और इसकी मैं कई सारी एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर्स में आपको दे सकता हूँ। फिर इनकी एक बुक आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, दैट इज 36 स्ट्रैटेजिम। ये वॉरिंग पीरियड जब चाइना आपस में लड़ रहे थे एक दूसरी, एक डायनेस्टी दूसरे के साथ, तब की है। और उसमें से कुछ कोट्स मैंने पकड़े हुए हैं, जैसे डिसीव द हेवंस टू क्रॉस द सी, अपनी इंटेंट को हाइड करो। किल विद अ बोरोड नाइफ, जैसे पाकिस्तान को हमारे पीछे लगाया हुआ है चाइना ने, चाइना पीछे है पाकिस्तान के।
फिर besiege Zhao to rescue Wei। आपने लड़ाई कहीं करनी है, दूसरे बंदे को आप लपेटे में डाल दो। रिमूव फायरवुड अंडर द पॉट, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात। ये देखिए कितनी डीप, आज से हजारों साल पहले ये लोग बात कर रहे थे। फिर माओ ज़ेडुंग जो आए, जो चाइना के क्रिएटर थे 1976 में, उन्होंने आइडियोलॉजी की बात की, मास मोबिलाइजेशन की बात की, प्रोटेक्टेड वॉरफेयर की बात की। और इसकी एक बुक जो है 100 ईयर मैराथन, एक फिलिप्स उनका नाम है फिलिप्स बर्बी, वो अमेरिकन ऑथर है। उन्होंने एक बुक लिखी है कि स्ट्रेटजिक पेशेंस और डिसेप्शन से चाइना जो 100 ईयर्स की उनकी स्ट्रेटजी बन चुकी है, अमेरिका को किस तरीके से डिफीट करना है। फिर शी जिनपिंग ने क्या किया, वो आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेके कॉग्निटिव वॉरफेयर में एक स्केल अप कर दिया कॉग्निटिव वॉरफेयर को, और एक स्पीड बढ़ा दी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बोट आर्मीज। और अब उनकी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो माइंड डोमिनेंस एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस के ऊपर है। आप देखिए शी जिनपिंग ने किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रीट किया जब वो रिसेंटली विजिट में थे। 3 दिन तक कहीं नाम नहीं था उनका, ना कोई फोटोग्राफ। तीसरे पेज पे वो डालते थे। ट्रंप खुद ही अपने स्टेटमेंट देते रहे और डिनाई करते रहे, चाइना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दैट इज व्हाट शी जिनपिंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग। उसके बाद चाइना में एक गेम ऑफ गो, वाइकी ये खेलते हैं, चेस की तरह एक गेम है। ये लेबोरेटरी है कोग्निटिव वॉरफेयर की। इसमें क्या है, एक बोर्ड होता है जिसमें 19 बाई 19 स्क्वायर इसके स्क्वायर्स होते हैं। इसमें 2 किस्म के स्टोन्स होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। आप सिंगल भी खेल सकते हैं, 1 वर्सेस अनदर, ग्रुप्स भी खेल सकते हैं। द होल फिलॉसफी ऑफ दिस इज आइसोलेशन ऑफ योर अपोनेंट एंड सर्कलमेंट उसका करो, उससे इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्रिएट करो और उसकी परसेप्शन को शेप करो टू गिव अप। ये बच्चों से लेके जो टॉप पॉलिसी मेकर हैं चाइना के, उनको सिखाया जाता है। चेस की गेम तो विन एंड लूज क्लियर है ना, आपने चेकमेट दे दिया तो काम खत्म। देयर इज अ क्लियर गेम, विनर एंड लूजर। गेम ऑफ गो में कोई विनर एंड लूजर क्लियर नहीं है। इट्स अ माइंड गेम। आप दूसरे में इंड्यूस करो फटीग कि दूसरा बंदा बिना हारे ही हार मान जाए। तो उसमें स्टोन जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया, टेक रिफॉर्म, जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, बोर्ड जो है ये पब्लिक ओपिनियंस हैं, लीडरशिप साइक है, टेरिटरी जो है कंट्रोल ऑफ परसेप्शन है, एंड सर्कलमेंट जो है आइसोलेशन और एडवर्सरी की ऑप्शन जो है। इसमें क्या है, चाइना इज अ पास्ट मास्टर। टेक्टिकल नैरेटिव ट्रेडेड विद स्ट्रेटजिक लेजिटिमेसी। आप एलओसी के ऊपर, एलएसी के ऊपर देखें, 2 steps forward, 1 step backward. What is yours, what is mine, what is yours is also mine. उस स्ट्रेटजी को लेके ये चलते हैं साउथ चाइना सी में। और एंड गेम है स्ट्रेटजिक एग्जॉशन। और आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें, मैरीटाइम सिल्क रूट जो इन्होंने ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किए हैं, दिस आर ऑल प्लॉयज ऑफ व्हाट यू कॉल इज द कोग्निटिव वॉरफेयर। आप डिपेंडेंसी जो है क्रिएट करें चाइना के ऊपर, ताकि आप चाइना के ही गुण गाने शुरू करें। इनकी जो डॉक्ट्रिनल जीनियोलॉजी है इट्स वेरी वेल डिफाइंड। 2003 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, 3 वॉरफेयर। इसमें लैंड, एयर और नेवी की बात नहीं कर रहे थे, ये लीगल, साइकोलॉजिकल एंड पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर की बात कर रहे थे। एंड ये वॉरफेयर इन्होंने जितनी भी लिटरेचर है चाइनीज पीएलए की, उसमें डाल दिया। फिर नाटो ने एक कॉन्सेप्ट निकाली 2020 में ऑन कोग्निटिव वॉरफेयर। चाइना ने उसको ऑपरेशनलाइज किया, बनाया नाटो ने। चाइना ने उसमें टेक्नोलॉजी डाल के, सोशल मीडिया डाल के उसको एक प्रैक्टिकल शेप दी। और फिर इन्होंने क्या किया, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, जो चाइना के बहुत सारे इनिशिएटिव्स में एक है, उसको इन्होंने एक स्टेट लेवल पे इसको इन्होंने फ्रेमिंग करके इसको एक लेजिटिमेसी दे दी कि स्टेट इज एक्चुअली नाउ टेकिंग द ओनरशिप ऑफ कोग्निटिव वॉरफेयर। हम यहाँ इंडिया में, खासकर मिलिट्री में, हम मिक्सअप करते हैं कोग्निटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन्फ्लुएंस एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।
बड़ा लूजली हम ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। कोग्निटिव वॉरफेयर जो है इट इज़ एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, ये सबको इंटीग्रेट करता है। और इसके नीचे क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दो चीज़ें हैं, हाउ डू यू फर्स्ट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन का फ्लो, और दूसरा डिस्टॉर्ट करो। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है बाय फीडिंग रॉन्ग सिग्नल्स, बाय ब्लॉकिंग सिग्नल। जो आपकी साइबर ऑपरेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन को इन्फिल्ट्रेट करके डिसइंफॉर्मेशन उसमें डालती है। एज अ रिजल्ट जो पब्लिक है उसका अपनी गवर्नमेंट की तरफ जो है ट्रस्ट टूट जाता है कि पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। इस किस्म का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर ऑपरेशन से करते हैं। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। इन्फ्लुएंस ऑपरेशन से क्या है, आप एलीट को पकड़ो, स्टूडेंट्स को पकड़ो, दूसरे लोगों को पकड़ो, आप उनकी परसेप्शन चेंज करो ताकि उस कंट्री का जो स्ट्रेटजिक बिहेवियर है वो ही चेंज हो। एक स्ट्रेटजिक बिहेवियर 1962 वॉर के बाद बना था इंडिया में, अब हम उससे निकल आए कि हम इंडिया से लड़ाई जीत ही नहीं सकते। आप चाइना के बॉर्डर पे रोड ही मत बनाओ, क्योंकि वो रोड इस्तेमाल करेगा तो हमारे ऊपर अटैक करेगा। वो रोड्स बनाते रहे, रेल्स बनाते रहे, फाइबर हमने नहीं डेवलप किया। अब हम लोगों की क्या, दिस वाज पार्ट ऑफ योर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, राइट। एंड फिर आता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज मोस्टली टारगेटेड अगेंस्ट द मिलिट्री। क्या आपके जो जवान हैं वो बोले हम तो चाइना से जीत ही नहीं सकते, चाइना के हथियार तो हमसे सुपीरियर हैं, चाइना की लीडरशिप तो हमारे जनरल से अच्छी है, चाइना में तो एक सिंगल पार्टी, हमारे तो अपोजिशन और गवर्नमेंट लड़ती रहती है। इस किस्म की जब फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती हैं तो डाउट पहले ही आने शुरू हो जाते हैं कि हम जीत भी सकते हैं या नहीं। तो ये जो है दिस इज व्हाट कोग्निटिव। चाइना ने, हमारे अंदर तो लोग बिखरे पड़े हैं, डेमोक्रेसी है, चाइना का जो कोग्निटिव वॉरफेयर सिस्टम है बहुत ही अच्छा लुब्रिकेटेड है। एट द पार्टी लेवल दे हैव दिस 7 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी जो स्ट्रेटजिक इंटेंट को ले आउट करता है। फिर एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है उनका जो शी उसको हेड करते हैं, वो पूरा नैरेटिव बनाता है। फिर एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट है जो ओवरसीज इन्फ्लुएंस कैसे करें, जैसे आईएसआई करती है, उसको डील करता है। फिर एक साइबर स्पेस अफेयर्स कमीशन है जो टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इंटीग्रेट करता है। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम। फिर उसके नीचे इनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जो पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डील करता है। उसमें पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट है, इनका सिस्टम है पॉलिटिकल कमिश्नरात का। हर बटालियन लेवल पे इनका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो पार्टी की आइडियोलॉजी को इम्पोज करता है। फिर इनकी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स इन्होंने बनाई 2024 में, वो साइबर स्पेस ऑल इंटीग्रेट किए। फिर इनका नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट है जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी। मिलिट्री कैंपेन के अंदर लीगल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और परसेप्शन वॉरफेयर को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर उससे नीचे क्या है, इनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बेसिस हैं जगह जगह पे। हर कमांड के नीचे इनकी 5 कमांड्स हैं, उनके अंदर इनके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेसिस हैं। फिर इनके अंदर एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज है जो डॉक्ट्रिनल रिसर्च करती है पूरी कोग्निटिव वॉरफेयर के ऊपर। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पीएलए की, वो ट्रेनिंग देती है अपने ऑफिसर्स को, अपने कॉडर्स को और फॉरेनर्स को। फिर इनकी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो कवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करती है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके दूसरी कंट्री के ऊपर। और ये स्टेट मीडिया और टेक्निकल जाइंट्स जितने भी हैं ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इनमें क्या है, जैसे मीडिया प्रोपेगेंडा है, क्या टूल किट है इनकी, आप देखिए मीडिया प्रोपेगेंडा पूरी चाइना की जितनी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स हैं वो इसके नीचे काम करती हैं। फिर वो बोरोड बोट्स की एक कॉन्सेप्ट है, दे यूज़ फॉरेन मीडिया एंड थिंक टैंक्स, उनको अपने जेब में किसी न किसी तरीके से इंसेंटिव देके दे यूज़ देम टू प्रोपेगेट देयर नैरेटिव। फिर इनके पास साइबर एंड एआई में बोटनेट्स, ट्रोल फॉर्म्स, हर चीज़ है। टिकटॉक, वी चैट, टेंसेंट, ये सब जो है पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही है, हमने तो बैन की हुई इंडिया में। फिर साई यूनिट्स जैसे मैंने आपको पीछे बनाया वो। फिर लॉ वॉरफेयर, टेरिटोरियल एंड सी कंटिगुअस जोन्स इन्होंने साउथ चाइना सी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में डाली, जिसमें ये बात करते हैं 12 नॉटिकल माइल्स
जो इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किए हैं वहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स, उसके अगेन 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स में दे वांट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, और ये लॉ के थ्रू है। ये बोल रहे हैं हम अपना लॉ डिफेंड कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ सोवरेनिटी। सिमिलरली 2021 पे इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने लैंड बॉर्डर लॉ 2021 एनेक्ट किया, जिसमें ये पूरी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल मिलिट्री मिलकर डेवलप कर रहे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग व्हाट यू कॉल इज द ज़ियाकोंग, दिस आर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स जो हैनाइजेशन कर रहे हैं तिब्बत के अंदर। और ये जो है दीज आर ऑल मिलिट्री आउटपोस्ट इन द सिविलियन ड्रेसिंग, ये जो चाइना इसके ऊपर इस किस्म की कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद इनकी जो है यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट जो है, उनका जो डायस्पोरा है, बिजनेस एलीट्स हैं, ओवरसीज चाइनीज एसोसिएशन जो है, उन सब का इस्तेमाल करती है। इनका तरीका जो है इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड। पहले ये देखते हैं टेक्सोनॉमी क्या है, एडवर्सरी का एनालिसिस करना, उनकी वीकनेसेस क्या है, फिर एक नैरेटिव इंजीनियरिंग करते हैं क्रॉस डोमेन एक्सपर्ट्स बैठ के कि क्या परसुएसिव डिवाइसिव नैरेटिव हमने बनाना है विच इज़ ऑडियंस से फॉर इंडियन ऑडियंस। सिख्स के लिए क्या है, मुस्लिम्स के लिए क्या है, शिया के लिए क्या है, सुन्नी के लिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है, साउथ इंडिया के लिए क्या, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर इनकी पूरी जो फोकस रहती है इरेजर एंड रिप्लेसमेंट, जो आपकी हिस्टोरिकल मेमोरी है उसको चेंज करो विद द न्यू मेमोरी। ये तिब्बत में ये कर रहे हैं, मैं आपकी उसकी एग्जांपल दूंगा। और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, प्रेपरेशन फेज़ है, फिर एंगेजमेंट फेज़ है, फिर सैचुरेशन फेज़ में ये व्हाट यू कॉल इज़ द फायर हाउस ऑफ फॉल्सहुड। इतना झूठ बोलो जैसे गॉबल ने जर्मनी में किया था कि लोग झूठ को सच मानना शुरू कर दें, और फिर क्रिएट अ न्यू नॉर्मल, नॉर्मलाइजेशन फेज में दैट बिकम्स द न्यू रियलिटी, व्हाट चाइना कॉल्स इट द न्यू नॉर्मल। और डिजायर्ड आउटकम्स इसके जो है डिस्ट्रप्शन ऑफ कमांड क्रेडिबिलिटी, पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अंडरमाइनिंग योर अलाइंस सिस्टम्स और नेशनल कोहेजन। अब ये फिर टेक्नोलॉजी में क्या है, स्मार्टफोन, एल्गोरिदम, दिस इज बिकम अ वेपन टुडे। आप देखें टेक्नोलॉजी में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्या किस तरीके से करते हैं, दे पास मास्टर। अभी इन्होंने डीप सीक बनाई है, एक नई इन्होंने निकाली विच इज़ बेटर देन चैट जीपीटी एंड इवन मे बी दे विल ओवरटेक इवन क्लाउड इन टाइम्स टू कम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डाटा उनके पास है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे। Based on that, the artificial intelligence will give them automated narrative generation based on, you don't have the human intervention there. Sentiment and emotion amplification. पहले create करो sentiment and emotions को, upheaval को, फिर उसको amplify करो, making use of deep fakes and synthetic personas. They are not real personalities. फिर क्या करेंगे, बिग डाटा बिहेवियरल एनालिटिक्स, दे पास मास्टर इन क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स। उसमें क्या है, आप जो भी नेट के ऊपर काम करते हैं, इवन इफ यू इरेज योर हिस्ट्री, यू कीप एग्जॉस्ट देयर, व्हाट यू कॉल इज द माइनिंग डिजिटल एग्जॉस्ट। ये इसको इकट्ठा करके उससे बेसिस पे आपका साइको एनालिसिस करते हैं, और उसकी रिफाइनमेंट ऑटोमेटिक थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती रहती है। देन इज एल्गोरिदम्स एंड प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपके एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रेफर्ड नैरेटिव जो है वो उनके तरफ से, या सप्रेशन ऑफ काउंटर नैरेटिव सपोज इंडिया लॉन्च करता है, एंड दे क्रिएट इको चैम्बर। आप वही सुनना चाहोगे, वो वही चीज़ डालेंगे जो आप सुनना चाहोगे। आपको उसने डिजिटली है कि इको चैम्बर में डाल दिया या परसेप्शन बबल में डाल दिया। अब आप वही इंफॉर्मेशन जो है वो फीड करते रहेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा माइंड साइक किया है। उसके बाद साइबर इसके थेफ्ट्स, डाटा मैनिपुलेशन, इरोजन ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, एंड डाटा इज टुडे द सुपर रिसोर्स एज यू नो। फिर सिंथेटिक रियलिटी, अभी नई जो साइंस है उसमें मेटावर्स है, जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको एक ऑल्टरनेट रियलिटी का देता है, उस किस्म का वो क्रिएट करके फिर ये फेक लीडरशिप को क्रिएट करेंगे, फेक सोसाइटीज़ को क्रिएट करेंगे, फेक सिटीज़ को इनको रैलीज़ को ये करेंगे। और उससे क्या है, एक सारी चीज़ ज़मीन पे तो हो सकता है
6 लोगों की लड़ाई हो, लेकिन थ्रू दिस सिंथेटिक रियलिटी एंड मेटावर्स दे विल से पूरी इंडिया जो है उसमें आग लग गई, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या वो पंजाब में ये हो गया वो हो गया, मतलब दिस इज ऑल आर्टिफिशियल सिंथेटिक रियलिटी. सो दे आर moving in that direction, and now what they are doing, human machine teaming, डिजिटल वॉरियर्स क्रिएट कर रहे हैं कॉलेज स्कूल लेवल से ये लोग, बोट आर्मीज, और ये फिर क्या करेंगे, या तो मैन्युफैक्चर करेंगे आउटरीच को और उसको एक सोशल मोमेंटम दे के, एंड दे विल क्रिएट द डिस्टेबलाइजेशन व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन द बिगनिंग, राइट. किस तरीके से सोसाइटी में सबसे पहले डिमोरलाइजेशन करेंगे, फिर डिस्टेबलाइजेशन करेंगे. उसके बाद अब ये बहुत ज़्यादा डीप जो है रिसर्च कर रहे हैं न्यूरो कोग्निटिव ऑपरेशंस के अंदर. जो ब्रेन इंजरीज के पेशेंट्स हैं उनको पकड़ के दे आर क्रिएटिंग न्यू चिप्स ब्रेन टारगेटिंग के लिए. They are also creating directed energy weapons like electromagnetic, acoustic, chemical means to disrupt brain activity. It can be used against the soldiers. उसके बाद brain computer interface बना रहे हैं, how your brain is actually communicating with the machines, you know, so that you don't have to have human control. So man machine mating के ऊपर ये research कर रहे हैं Academy of Military Sciences. अब आप देखेंगे कोग्निटिव वॉरफेयर चलाते कैसे हैं. सबसे पहले जो एक कंट्री के अंदर, मैं उस कंट्री में तकरीबन 10-12 बार जा चुका हूँ. I have extensively traveled in China and I have seen it with my own eyes. And majority consent engineering. उसमें क्या कर रहे हैं ये, पहले नैरेटिव डोमिनेशन एंड प्रोपेगेंडा, चाइना ड्रीम, लॉयल्टी टू द पार्टी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी. तो उसमें ये क्या है, पैट्रियोटिक एजुकेशन कैंपेन है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, कि हम बहुत बड़ी कंट्री थे, बहुत बड़ी नेशन थी, एंड सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन में हमको इंसल्ट की हमारी रशियंस ने की, वेस्ट ने की, ब्रिटिश ने की, जो बॉक्सर रेवोल्यूशन ओपियम वॉर्स हैं, और जापानीज ने की, राइट. और इन्होंने म्यूजियम में जगह जगह आप जाएं चाइना में, सेगमेंट्स है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन सेगमेंट, और बाहर आप देखें सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन आइसक्रीम बिक रही है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन मिनरल वाटर बिक रहा है. दिस इज टू विप अप अल्ट्रा नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ पीपल, राइट. कि अगर आपके यूथ ही जो है वो बोले यार अब तो हम प्रॉस्पेरिटी हमारे अंदर आ गई, ये सब लड़ाई की क्या जरूरत है. बट दे आर डेलिबरेटली विपिंग अप दिस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन. एंड यू सी चाइना ड्रीम की जो 2049 का क्या है, नेशनल रिजुविनेशन. दैट मीन्स मिडिल किंगडम जो हम थे एंड रेस्ट ऑल वर वेसल स्टेट्स इंफीरियर टू अस, बाय 2049 we will achieve that status of being a superpower. All middle kingdom, all under the heaven, China being the center of the earth universe. तो उस चीज के ऊपर ये वॉल. फिर इनकी है गेट फायर वॉल. बाहर आप गूगल, फेसबुक, कोई भी वहां काम नहीं करता, उनका वैबो अपना चलता रहता है, और पूरी जो है इंफॉर्मेशन उसको, बाहर से कोई इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती. और ये ग्रेट फायरवॉल, डिजिटल फायरवॉल इन्होंने क्रिएट किया. फिर इनका सोशल क्रेडिट सिस्टम है. आप 24 आवर्स एवरी पर्सन इन चाइना एक्सेप्ट perhaps when he or she is in the bathroom, they are under a scanner. पूरा डिजिटली नेटवर्क है. पूरी पार्टी की सिलेक्शन डिजिटल सोशल क्रेडिट के ऊपर होती, किसको पार्टी मेंबरशिप देनी है, नहीं, किसको प्रमोट करना है या नहीं, आपने कार ठीक जगह पार्क की, नहीं की, आपने बैंक लोन दिया, नहीं दिया, आपने रेड लाइन क्रॉस की, नहीं. ये आपका सोशल क्रेडिट स्कोर बनता जाता है. बेस्ड ऑन दैट यू गेट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, एंड दे हैव AI ड्रिवन सर्विलेंस मास मॉनिटरिंग के लिए, ताकि पूरी सोसाइटी में एक कन्फॉर्मिटी ये ले जाएं. और ऑनलाइन थॉट गाइडेंस के लिए स्टेट साइबर टीम्स हैं जो पनिश करती हैं डिसेंट को और मैन्युफैक्चर करती कंसेंसस को. मैं तिब्बत में जब गया, दे वर 2 पार्टी मेंबर्स अकम्पनिंग मी, दे वर प्रोबिंग मी, आई वाज प्रोबिंग, इट वाज अ माइंड गेम. तो मैंने जब भी उनसे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला सर हमसे ये क्वेश्चन ना पूछें. मैंने कहा क्या होगा, कहते किसी को पता लग गया, और गाड़ी में तो सर्विलेंस सिस्टम है, तो मुझे
पार्टी ऑफिस में दे विल request me to come and have a cup of tea, and that cup of tea can last for 3 years in the reformation camp. ठीक है, इस किस्म की जो ये मैं जो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस जो है ये क्रिएट करते हैं चाइना के अंदर. फिर तिब्बत और जिनजियांग की मैं बात करूं, इसका मेन मुद्दा है इरेज आइडेंटिटी, री इंजीनियरिंग ऑफ सोसाइटी, कंडीशन माइंड, surveillance over all, and demonize Dalai Lama. Now let me give you an example. So when I went to Tibet, मैंने क्या नोटिस किया, मैं पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग सिक्किम में था तो नोमैड्स सामने हमारे काम करते थे. अब इन्होंने जितने भी नोमैड्स तिब्बत में हैं सबको गेटेड कॉलोनी में डाल दिया है. यू लिव अंडर गेटेड कॉलोनी, आपका जो हर्ड है वो भी गेटेड कॉलोनी के अंदर. एंड लास्ट आई वुड से सेंटीमीटर डिजिटल कनेक्टिविटी इज. You cannot move around loosely, जैसे ये पहले अपने ग्रेजियर जो है अपने कैटल को दाएं बाएं लेके जाते थे, मोनेस्ट्रीज में जाते थे, कुछ लोग क्रॉस करके यहाँ दलाई लामा को मिलने के लिए आते थे. दैट्स ओवर. सेकेंड थिंग, जितनी भी इनकी मोनेस्ट्रीज हैं उन सब के ऊपर जो मैनेजमेंट है दैट इज ऑफ हैंड्स. वहाँ टिबेटियंस नहीं है. लामा को ये अपॉइंट करते हैं 24 आवर, ही इज अंडर सर्विलेंस. पहले जो बच्चे थे 5-6 years एज में दे कुड इम्बाइब लामाइज्म जैसे हमारे कंट्री में करते. अब इट इज कंपल्सरी टिल 12th स्टैंडर्ड यू हैव टू गो थ्रू यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम. यू कैन नॉट एंटर लामाइज्म. 12 साल तक उसने एजुकेशन, चाइनीज एजुकेशन ये करनी है. लैंग्वेज टुडे नंबर 1 इज मैंड्रिन, नंबर 2 इज इंग्लिश, नंबर 3 इज टिबेटियन. आपने लैंग्वेज का खात्मा कर दिया उस कंट्री के अंदर. वो फिर क्या करते हैं, आप गो टू लहासा. लहासा इज ओल्ड लहासा एंड न्यू लहासा. ओल्ड लहासा में तो फिर भी आपको रोब्स में लोग मिल जाएंगे. न्यू लहासा इज लाइक अ स्ट्रीट ऑफ पेरिस. पब्स, यू हैव रेड लाइट एरियाज, यू हैव डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ऑल टिबेटियन यूथ आर विद स्वैंकी ड्रेसेस विद द डिजिटल फोन आपके हाथ में है. अब ये जनरेशन आगे जाके आप बताइए, another 10-15 years, will they be Tibetans or will they be totally Hanaized? Modern. So you're creating new tastes in the young generation, and this is the social re-engineering formula which they are using in Tibet. And Tibet की population is 3.5 million people, right? वहाँ पूरा टूरिस्ट जो है 20% जो है in the garb of something are hands there. Biggest business जो भी जितने हाउसेज हैं वो हैंड्स उसको कंट्रोल कर रहे. हम यहाँ इंडिया में जितना भी बोले नहीं जी टिबेट जो है ये होगा वो होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला. टिबेट हैज बीन टोटली गॉबल्ड अप बाय चाइनीज एंड वी हैव टू लिव विद दैट रियलिटी. व्हाट वी हैव टू बी वरीड अबाउट, जो हमारी हिमालयन बेल्ट है जिसमें टिबेटियन पॉपुलेशन या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है, उसको कैसे हम इंसुलेट करें. इन्होंने मोनेस्ट्रीज को पेनिट्रेट करने की कोशिश की हिमालयन बेल्ट में, खासकर लद्दाख के अंदर. हमें ये देखना है कि जैसे अब ये आप देखें लेह लद्दाख के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन, राइट. वहाँ मुस्लिम्स और जो टिबेटियन बुद्धिस्ट हैं, दे कम ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म. इससे बड़ा पॉलिसी ब्लंडर क्या हो सकता है हमारे लिए, राइट. और एक कश्मीर बड़ी मुश्किल से हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, पंजाब को बड़ी मुश्किल से हमने बचाया. अब हम मणिपुर को जो है वी आर परमिटिंग इट टू बर्न. You are permitting Leh and Ladakh to be again in the thick of throats. It's not a good strategy. As an Indians and particularly as academicians, you have to work on it. You have to write about it. Then आप देखें साउथ चाइना सी में उन्होंने कार्टोग्राफिक एग्रेशन की. ऑनलाइन गेमिंग उन्होंने बनाई है जिसमें हमेशा चाइनीज को विनर दिखाते हैं जापानीज के अगेंस्ट. 9 डैश लाइन जो है उन्होंने जो जिसके बेसिस पे वो दे क्लेम होल ऑफ साउथ चाइना सी. पूरे न्यूज़पेपर, मैप्स, पासपोर्ट्स, टी शर्ट्स, ब्रोशर्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर भरा पड़ा है. दे मेड दिस ड्रीम वर्क्स एनिमेशन मूवी एबमॉनिबल. इसमें हमेशा ये साउथ चाइना सी को एज पार्ट ऑफ चाइना दिखाते हैं. वियतनाम में इन्होंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम था शागी. उसके जो ब्रांड नेम के ऊपर इन्होंने चाइना के मैप्स डालने शुरू कर दिए. एंड देयर वर डेमोन्स्ट्रेशंस इन वियतनाम एंड दे हैड टू विथड्रॉ दैट. सिमिलरली थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये वहाँ पे बना रहे हैं,
रेल के पोर्ट्स, जितने रेल लिंक्स, ये हाई स्पीड रेलवे, उसमें ये इट्स अ गुडविल फ्रॉम चाइना टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दैट कंट्री, सो यू इंड्यूस अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द माइंड्स ऑफ दैट कंट्री। सिमिलरली आप मालदीव्स में इंडिया आउट आप देखें कैसे उसने अपना पूरा 360 डिग्री टर्न लिया। मॉरिशस में ये आर्किपेलागो जो है, जैसे डिगो गार्शिया, उसके केस में उनकी मदद करते हैं। फिर आप सीशेल में ये पूरी बिल्डिंग्स उनकी जो है सॉफ्ट लोन्स देके दे आर विनिंग ओवर द पीपल। अब श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, अगर श्रीलंका में वो अपराइजिंग नहीं होती और हम $4 बिलियन उनको नहीं देते, श्रीलंका वुड हैव बाय नाउ बिकम वर्चुअली अ चाइनीज कॉलोनी। कोलाबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज, जो मरीन साइंस एजुकेशन रिसर्च में पूरी चाइनीज इन्होंने बिठा के लैंग्वेज एंड स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एजुकेशन सेंटर्स बनाए, चाइनीज जर्नलिस्ट फोरम लॉन्च किया, इनके थिंक टैंक्स को फंडिंग करना शुरू कर दिया। एक बुद्धिस्ट फ्रेंडशिप एसोसिएशन वहाँ पे बनाई जिसमें चैरिटी के नाम पे पैसा खुला डालते गए, और इसकी वजह से जो पूरी आप देखें वहाँ एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा हो गया था, टिल रियलिटी केम टू हॉन्ट श्रीलंका, इंडिया हैड टू कम एंड हेल्प देम। देन बांग्लादेश में आप देखें क्या हाल है, अभी देखें उनके प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रखी है वहाँ पे, वो तो पूरा वो मोंगला डैम उनको दे रहे हैं, पूरा वो तीस्ता वाटर की ड्रेजिंग उनको दे रहे हैं, प्यारा एक वो सिलट के नीचे वो एयरफील्ड सब वहीं पे बन रहे हैं। अब इन्होंने पूरा कंट्रोल किया बांग्लादेश टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर, चाइनीज ने उनकी फंडिंग कर रहे हैं, बच्चों को टैबलेट्स दे रहे हैं प्री लोडेड विद जॉय डिजिटल एजुकेशन एप्लीकेशन। ठीक, इंटरनल जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सेंटर्स बनाए हैं, ड्यूल यूज में ये वहाँ पे ये कर रहे हैं। सो बांग्लादेश में वर्चुअली द होल पॉपुलेशन इज टुडे, जैसे हम बोलते हैं बंगाली कल्चर है उनका हमारे साथ बड़ी, देयर इज अ एफिनिटी बिटवीन बंगाली, दैट ट्रेंड इज नाउ चेंजिंग, इट्स मोर ग्रेविटेशन टुवर्ड्स चाइना थ्रू ऑल द डिजिटल मीन्स एंड कम्युनिटी वॉरफेयर। नेपाल भूटान में इंडिया हेजेमन, आप देखें क्या होता रहता है, रिजीम चेंज किस तरीके से करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जीओसी था सिक्किम में, और मेरे सामने एक इलाका पड़ता है, उसका नाम है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल सामने इलाम झाफा थपलीगंज, ये एरिया है। तो तब मैंने इंटेलिजेंस वाले कुछ नेपलीज लड़के वहाँ पे भेजे छुट्टी पे, वो पूरा चाइना बॉर्डर एक तिप्तला पास आता है शिगात्से से, वहाँ पे चले गए। Chinese were coming with truckloads of ration, तिप्तला पास पूरे गांव वालों को ये राशन बांटते थे, पूरी वहाँ की पंचायत रोड्स उन्होंने फंड कर दी, पूरे पुलिस स्टेशंस को उन्होंने वहाँ पे मॉडर्नाइज कर दिया और कन्फ्यूशियस सेंटर खोल दिए। और चाइनीज एम्बेसडर जो है एवरी थर्ड डे ही और शी वाज इन दिस विलेजेस, और ये पूरा ओपन बॉर्डर है हमारा, वेस्टर्न सिक्किम से लेके नीचे दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, वहाँ कोई डिप्लॉयड नहीं है, थोड़ी बहुत एसएसपी डिप्लॉयड है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इज होस्टाइल एंड इट इज द नोन रूट ऑफ स्मगलिंग, काउंटरफिट करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप उन्हीं एजेंट्स को इंडिया के खिलाफ डाल सकते, यू कैन डिस्टेबलाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सेम इज अबाउट भूटान। आप ये 3 पॉइंट एग्रीमेंट देके उनको बोल रहे हैं बार्टर करो टेरिटरी, हम सारे भूटान का आपको दे देंगे, हमें कोई क्लेम नहीं है, आप हमें 269 स्क्वायर किलोमीटर जो है वेस्टर्न भूटान का, जिसमें डोकलम प्लेटो है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ओवरलुक करता है, वो हमें दे दो। एंड भूटानीज आर रेडी, बट बिकॉज वी हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन भूटान and culturally Bhutanese are not very comfortable with Chinese, they don't want to go the Tibet way, कि कल को चाइनीज आ गए तो that is the end of it, will become another Tibet. So that's a saving grace. So but we have to have our wits about Bhutan, we cannot take Bhutan for granted. Then India centric इन्होंने क्या किया, कार्टोग्राफिक एग्रेशन। आप देखे पूरे मैप्स में इन्होंने 32 + 13 तकरीबन 50 जगह के नाम बदली कर दिए हैं साउथ तिब्बत में, पूरे तिब्बतियन नाम उनको परफेक्चर के नाम देके इन्होंने किया। फोन, मैप्स, पासपोर्ट, डिजिटल जो वीज़ा अटैच करते थे वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों को अभी भी डिटेन करते हैं कि आपको तो वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है।
इस किस्म की गेम्स करते हैं। बॉर्डर नैरेटिव की इंडिया ही प्रोवोकेटर है, वेदर इट इज गलवान और डोकलम, पूरी वर्ल्ड में ये इस तरीके से ये करते हैं। फिर तिब्बत एंड दलाई लामा सक्सेशन का इशू अब आने वाला है, वेदर इट इज द अर्न सिस्टम विच चाइनीज यूज और वेदर दलाई लामा यूजेस his moral authority, his spiritual authority, and he says mera, that's going to be a very big issue, and therefore we have to be ready for that. Phir I know it because I was heading a think tank like USI. So हमारे पास ये आते थे 2-3 बुक्स हमसे कि इनका मेन मुद्दा था, हमें हमारे थ्रू ये बेस बना के दे वांटेड टू एंटर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज and have tie up with colleges and universities, and they also wanted to reach to धर्मशाला कि नहीं जी आप टिबेटियन से हमारी बात करवाओ, उन पे इन्फिल्ट्रेट करके वहां पे ये करें। तो ये इनके इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का है। फिर उन्होंने यूथ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी चैनल्स खोली, लैंग्वेज स्कूल खोलने चले। दे वर एक्चुअली एनकरेजिंग लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, पूरा फंडिंग करके उनको चाइना में लेके वहां पे ये करवा रहे थे। फिर फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने एंटर किया, हंगामा और वो गाना जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। सो ये सारा तरीका जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। अगर गलवान नहीं होता तो आज हम एक डिजिटल कॉलोनी बन चुके होते चाइना के। गलवान के बाद हमने नियरली 233 इनकी एप्लीकेशन को बंद किया, नहीं तो हो सकता 5G में भी आ जाते कॉम्पिटिटिव बिड के अंदर। And the complexion of India's today's digital India would have been different. We would have created a dependency on China. Then Sinopark जो इनकी कोलूसिविटी कोग्निटिव वॉरफेयर पे बहुत ज़बरदस्त है। आप ये देखें ग्लोबल टाइम्स CGTN, जब भी कुछ पाकिस्तान में होता, सिंदूर हुआ, दूसरे दिन आप आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें, दे टोटली प्रो पाकिस्तान, पेडलिंग पाकिस्तानी नैरेटिव। यूएन के अंदर वेदर इट इज यूएन रेजोल्यूशन 1267 जो डिक्लेयर करने थे टेररिस्ट, पूरी पाकिस्तान के गुण गाते हैं ये लोग। साइबर ISR में पूरी इन्होंने मदद की हमारे, अगर 2-3 जहाज गिरे भी, I really don't know but hope that well it is not true, but well it was all the intelligence was coming from space to Pakistan, और इन्होंने लंबे रेंज की मिसाइल पाकिस्तान को जो बाहर के मुल्क को नहीं देते ये उनको बेची, जिससे एक सरप्राइज शुरू की रात जो है वो इंडिया के ऊपर हुआ। ऑल चाइनीज क्रिएशन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी टेरिटरी के अंदर से जाता है उसको ये बोलते हैं दिस इज द बिगेस्ट ब्लैक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है एक पाकिस्तान एज अ डेवलपमेंट पार्टनर। उधर से जो आप पाकिस्तान की इतनी लंबी स्लाइड में न जाएं, अब पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान इज ऑल्सो पास मास्टर इन कोग्निटिव वॉरफेयर। उनके ISI के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है, एक फॉरेन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं किस तरीके से कोग्निटिव वॉरफेयर करनी है। एक ही एजेंसी उनके पास है DGISPR, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज, जो भी वो रिलेशंस की जो है। ISI and DGISPR they work in close tandem and they are in cohort with Chinese, ताकि एक ही दोनों नैरेटिव जो ये करें। Therefore, when you look at cognitive warfare, Beijing and Islamabad narratives are totally synchronized in tempo, framing and amplification of target. Two front war की हम बात करते हैं, two front war, cognitive warfare is also very important part of two front warfare. कोग्निटिव वॉरफेयर का स्टेट क्राफ्ट के ऊपर अब क्या असर है? सबसे पहले देखें, अब हमें न्यू रियलिटीज में रहना है। न्यू रियलिटी क्या है कि पॉलिसी मेकर जो है उसको एक नैरेटिव इकोसिस्टम के अंदर ही रह के काम करना है, नॉट के अबव दैट। उसमें क्या है, परसेप्शन प्रोसीड पॉलिसी। जब तक आप पॉलिसी बनाएंगे गवर्नमेंट रिबटल उसका देगा, उससे पहले ही algorithms generate हो चुके हैं, fabricated, and the whole world is reacting to those algorithms. So we have to be very mindful of that. Therefore, virality outpaces clarification. शुरू में जो initiative जिसने cognitive warfare में ले लिया, and he generates algorithms and he controls the narrative, he is the winner. So इससे क्या है कि we have to be mindful कि selective leaks कर दी, कोई हमारा इंटरनेशनल समिट हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उससे पहले कोई ऐसी स्टोरी डाल दी
कि it shows India in poor light. Weaponization of international law, treaties, resolution, tribunals, ये China as part of legal warfare ये इस्तेमाल कर सकता है. Therefore, we have to safeguard the truth, trust and stability. It has become a responsibility, and therefore everybody has to be narrative awareness and discipline is extremely important, particularly even citizen. एक नेशन के अंदर हमें कोग्निटिव रेजिलियंस जो है पैदा करनी है सो दैट वी आर नॉट ससेप्टेबल टू र्यूमर मॉन्जरिंग एंड ये जो जो एक डिजिटल हम फ्रॉड क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन का वी हैव टू वेट एवरीथिंग काउंटर चेक नहीं तो वो व्हाट्सएप फैक्ट्री है आपने मैसेज आया आप उसको 10 लोगों को आगे वो करते हैं फॉल्सहुड वी आर स्प्रेडिंग. So we need a doctrine, we need strategy, we need systems, we need skills, and we need literacy. And how will that come? India's response क्या होना चाहिए? मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि हमारा सिस्टम कैसे कोग्निटिव वॉरफेयर में काम कर रहा है. एट द अपेक्स लेवल वी हैव अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो कोशिश कर रही है कि एक पॉलिसी कोहेरेंस पूरी कोग्निटिव वॉरफेयर में लाए ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके. फिर इज NCIIPC जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, NCIIPC उसको सेफ गार्ड करती है. फिर है सर्ट, आप देखा होगा ना आप किस तरीके से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो डिटेक्शन एडवाइजरीज रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पांस देती हैं. फिर डिफेंस साइबर एजेंसी है जो प्रोटेक्ट कर रही है डिफेंस फोर्सेस को. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो पब्लिसिटी डिवीजन है XP, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो टीवी चैनल्स वगैरह के ऊपर मॉनिटर करती हैं. फिर आपके थिंक टैंक्स हैं लेके USI, IDSA, ORF, तक्षशिला ये हैं. सो ये एग्जिस्टिंग रेल्स हैं हमारी जो डील करती हैं कोग्निटिव वॉरफेयर के साथ. लेकिन इसमें कुछ गैप्स हैं. देयर इज नो सिंगल ओवरआर्चिंग अथॉरिटी विच इज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग. सर्ट और NCIIPC जो है ये भी साइलोस में काम करते हैं, इनकी ज़्यादा अच्छी तालमेल नहीं है. देयर इज नो डॉक्ट्रिन. सिमिलरली हमारे because we do not have supercomputing data management system, data centers very poor, AI and ML influence detection tools हमारे कमजोर हैं. We do not have a specialized cadre for this. हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, but we do not have specialized cadres, cross domain cadres for what you call cognitive warfare. हमारा डायस्पोरा भी जो नारेबाजी में तो ठीक है आपके बार ट्रम्प सरकार, लेकिन जब अब प्रॉब्लम आई आप टैरिफ्स के ऊपर तो हमारा बिल्कुल डायस्पोरा चुप हो गया. आप यूएस के अंदर देखिए किसी ने एक आर्टिकल तक नहीं लिखा. सो वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली गैल्वेनाइज हार्मोनाइज आवर डायस्पोरा. शोबाजी में ठीक है, लेकिन जब व्हेन द चिप्स आर डाउन एंड वी रियली नीड योर डायस्पोरा टू प्रोपिगेट इंडियाज नैरेटिव देन दे गो टोटली क्वाइट. क्योंकि हमारे जो मिशंस हैं वहां पे एम्बेसीज वगैरह वो बिल्कुल बैठे हुए अपने बबल के अंदर. दे आर नॉट प्रोएक्टिव. लास्ट जो है मैं व्हाट आई हैव बीन प्रोपिगेटिंग की दैट वी नीड अ 5S फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज कोग्निटिव वॉरफेयर. सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हो जिसमें डॉक्ट्रिन्स हो, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बने, ओनरशिप फ्रॉम द टॉप लेवल. देन वी नीड अ वेरी प्लॉजिबल स्टोरी व्हिच द वर्ल्ड शुड बिलीव and it should be based on facts. Then we need a shield to counter our adversaries, both China, Pakistan, and even United States. But you cannot be defensive all the time. You need a spear. You have to have offensive cognitive warfare capabilities, and ये सब करने के लिए you need skills. Skill में semiotic जो है, which is the language sign, is very important. People who should be PhDs in behavioral psychology, languages, diaspora leverages, this should be built into a cohesive order which should work to a common purpose. Then apex level पे we need to create national cognitive authority. जैसे आपकी जो आपकी जैसे इसरो है.
या आपकी नेशनल स्किल काउंसिल है, उसी तरीके से नेशनल कोग्निटिव एक अथॉरिटी हम क्रिएट करें और उसके नीचे एनएसए के नीचे सीडीएस वगैरह, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एमएचए, आईबी, ये सारे लोग एक इस अम्ब्रेला के नीचे काम करें और ये डॉक्ट्रिन बनाएं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अथॉरिटी बनाएं और क्राइसिस कन्वीनिंग और सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस है उसको then whole of nation approach में we need a national cognitive operation center जो टीवी सेंटर की तरह 24/7 मॉनिटर करे कि हमारे एडवर्सरीज क्या कर रहे हैं एंड अगेन यू नीड पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन दैट स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से और मिलिट्री जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं उनमें हम इसकी एजुकेशन दें, मेंटल साइंसेस की, बिहेवियरल साइंसेस की, परसेप्शंस के बारे में. Then you need a rapid response. We should not be reactive. Rapid response, जो ही आपको लगा there's an inimical narrative which is building up. Within 30 minutes you should be able to activate those teams and create counter or algorithms and counter narrative and surpass your adversaries. Then military response में भी हमें joint doctrine की ज़रूरत है, ट्राई सर्विस कोग्निटिव डायरेक्टरेट की ज़रूरत है. अभी तो आर्मी अपना कर रही है, एयरफोर्स अपना कर रही है, नेवी अपना कर रही है. वी नीड अंडर हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वन डायरेक्टरेट विच डील्स विद ऑल दिस. देन थिएटर कॉग्निटिव सेल्स, ये दिल्ली तक ही महदूद नहीं रहने चाहिए. एट डाउन टू जहाँ एक्शन हो रहा है कमांड, यूनिफाइड कमांड में, श्रीनगर में, मणिपुर में, जहाँ मिलिट्री डे टू डे बेसिस डील कर रही है, वहाँ पे ये स्पेशलाइज सेल जो है हम दे शुड बी लाइक यू पोस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली ये कार्डर्स वहाँ पे होने चाहिए. उसके बाद स्पेशलाइज कार्डर जो है मिलिट्री में भी क्रिएट किया जाए, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स आपके हैं, उसी तरीके से ये कार्डर क्रिएट करने की ज़रूरत है जिनको हम अच्छे टूल्स, टेक्निक्स के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ इक्विपमेंट करें जो इस काम को करें. और फिर हम इसके ऊपर एक्सरसाइजेज करें. आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, आपकी जो मिलिट्री प्लानिंग है, आपकी जो ऑपरेशनल ऑर्डर्स हैं, आपकी जो वॉर गेम्स हम करते हैं, उसमें ये मीडिया को लेके, कोग्निटिव वॉरफेयर को लेके इसकी एक्सरसाइजेज करें. और नीचे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हमारे जवान्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं जो फ्रंट पे नहीं है लेकिन पीछे रहती हैं, उनको किसी तरीके से हमें एजुकेट करना है डिजिटल हाइजीन के ऊपर, ह्यूमर डिसिप्लिन के ऊपर, फैमिली से कैसे अथॉरिटीज़ इन टाइम कम्युनिकेट करें, ट्रुप्स की एजुकेशन कैसे करें, ट्रस्ट बिल्डअप हो. तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है जिसके ऊपर अभी ज़्यादा इंडियन मिलिट्री के ऊपर काम नहीं हो रहा, नेशन के ऊपर. तो अगर हमने चाइना को सचमुच या पाकिस्तान को नैरेटिव वॉरफेयर या कॉग्निटिव वॉरफेयर में डिफीट करना है तो हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्किल्स क्या हैं और हमारे में क्या खामियां हैं और हम किस तरीके से उन खामियों को पूरा करें. और इसमें जो है ये हर एक शहरी का जो है फर्ज है, बिकॉज यू आर अ सोल्जर in digital war, in cognitive warfare, and you are also a victim. You are also a target. तो ये सब का हमारा फर्ज बनता है. With this I come to the end of my presentation. अभी I am open to questions. हमारा सोच संस्थान का जो वर्टिकल है, डिफेंस वर्टिकल, वो भविष्य में नया आकार लेगा और उसके साथ साथ हमें नए मार्ग भी जो हैं दिखाई देंगे. डिफेंस भी साथ में चाइना भी. चाइना भी और चाइना से डिफेंस. और वक्तव्य से ये भी समझ में आ गया कोग्निटिव वार हमारे भौगोलिक परिवेश में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा चला रहा है, इस बात को भी समझना है. इसलिए जो सैन्य ताकत है, सैन्य ताकत से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मन की ताकत है और उसके विश्लेषण की ताकत है.
हमारी जिज्ञासाओं को आपने बहुत बेहतर तरीके से शांत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ अपना नाम बताइए, संस्थान का नाम, और अपना प्रश्न पूछिए। मेरे ख्याल में जिज्ञासा कम तो नहीं हुई, ज़्यादा बढ़ गई है। जी। Sir, thank you, sir. Thank you very much for your insightful lecture. Sir, my name is Dr. Rita, or I'm working here in this institution only. My vertical is China desk. So, sir, my question is, because it is a recent development that previously India was supposed to build or modernize the Mongol port of Bangladesh. Now it has given to China. Yesterday. Okay, I think this is a very unsavory development. अब बड़े, मैं इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एड्रेस इट फ्रॉम अ हायर वेंटेज पॉइंट। मैं इसके ऊपर भी कभी बात करूंगा, इंडिया नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है। आप देखें, इंडिया की जो स्ट्रेटजिक ज्योग्राफी है उसमें जो हमारी एक्सेस टू यूरेशिया है, इट इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। Though it is part of our strategic neighborhood, but one of our critical weakness in Asia is our physical access to that. वहाँ के भाई नदीज तो वो एक ब्लॉक। दूसरा जो हमारा फ्रंट था, जो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी था कि ओके हम कालादान प्रोजेक्ट को, ट्राइलेटरल हाईवे को बना के साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच जाएंगे, एंड उसमें सी रोड पे लेके, जैसे स्टिल वे वो रोड थी, और आपकी वो जो सिंध में जो पोर्ट था वो लेकिन द डेवलपमेंट एंड व्हाट इज हैपेंड इन रखाइन स्टेट, जो म्यांमार में जो लड़ाई चल रही है, और हमारा कालादान प्रोजेक्ट जो 2015-16 तक ऑपरेशनलाइजेशन होना था, अभी तक कोई नाम नहीं दिया। So our India's act for its policy is also in danger, right? अब हमारे पास थर्ड एक ऑप्शन था, एक ओशनिक फ्रंट पे हम एक्सपेंड करें, इंटीग्रेटेड वाटरवेज बना के बांग्लादेश के थ्रू एक कंटेनर कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं, एंड उसी को एक्सपेंड करें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। सो शेख हसीना वाज देयर, एंड शेख हसीना not only helped us in neutralizing some of these जो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनको सबको हवाले किया, बट शी वॉज वेरी एमिनेबल कि हमारी जो ट्रांस बॉर्डर ट्रेड भी है, कनेक्टिविटी, अदानी वॉज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, प्लस वी वर गेटिंग होल्ड ऑफ द, उनसे हमने मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करके वी वर होपिंग दैट ये चिटागोंग पोर्ट से लेके सारे इंडिया के पास आ जाएंगे, and therefore it will become our outpost, part of our what is Sagarmala project, and we will reach out to the Indian Ocean, Southeast Asia. अब जो ये डेवलपमेंट्स हैं, अगर ये प्यारा, मंगला, चिटागोंग, ये सब चाइनीज के पास चला गया, और जो पहले हनी, क्या नाम था उनका, जो दैट हु वाज टेम्पररी, हैं, नहीं, यूनिस, यूनिस का आप देखें क्या दे रहा है गिफ्ट में, अ मैप which shows northeastern states as part of Bangladeshi map, and he said we are the custodians of this region because this is the landlocked country. Mind देखें, उन दिनों पे जब ये प्रॉब्लम चल रही थी, उनके एक मेजर जर्नल ने भी स्टेटमेंट दिया था कि ये सारा जो है, अगर वो पाकिस्तान पे अटैक कर देता इंडिया, तो हम इधर अटैक कर देंगे इस एरिया के ऊपर। सो ये एक सोच है। देयर आर इन जमायत इस्लामी elements who are of this thought, and even if at two level we have to be very careful. एक है कि जो proxies हैं जमायत इस्लामी की, which are being supported by ISI, they can reactivate northeastern frontier,
एंड सेकंड है चाइना की जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्रोजेक्ट्स में अगर प्रेजेंस आ गई, देन वी विल गेट आइसोलेटेड इवन ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. सो इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर मेरे हिसाब से वी शुड गेट वेरी एक्चुअली इन्वॉल्व इन बांग्लादेश. वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो प्रो इंडिया हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, रेदर देन सोशल मीडिया पे ये विच हंटिंग और गलत किस्म की ये देने से, वी हैव टू पेनिट्रेट, बिकॉज वन रियलिटी विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो geographical proximity which we enjoy with Bangladesh, China can never enjoy. They're still thousands and thousands and thousands of kilometers away. And Bangladesh is very, very vulnerable. Tsunami आ गई तो उन लोगों का तो बेड़ा गर्क है. So we have to play on that level, at track 2 level and even track 1 level. कि देखो मालदीव्स में पानी नहीं था तो इंडिया ने पानी दिया. कल को मालदीव्स अगर पानी के नीचे जाता है, चाइना में जाके लैंड नहीं ले सकते. We are the first saviors. We are the first responders. This is the articulation that we need to leverage to Bangladesh. And then only I think it's a matter of time that, like Sri Lanka, some good sense will prevail, like Maldives, good sense will prevail in Bangladesh, and they will not do and undertake actions which are against us. At the moment, dice is not loaded in India's favor. But sir, can we say that we ourselves has offered them this thing? Because We have, there's no denying the 10 years fact. gap, we have done nothing there. We exactly. So this is the problem of our diplomacy, that we are very inert and हम इतना entangle हो जाते हैं कि जहाँ हमें मौका मिला, म्यांमार में we had all the opportunities. They gave all the blocks to you, oil blocks हमको दिए उन्होंने, पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमें दिया, ऑयल सेक्टर हमें दिया. We were very slow, so Chinese came in. So same is Bangladesh, but अब हम कर्ज तो नहीं कर सकते अपने आप में. The question is, there is a bad situation there. How do we make use of that bad situation and recover some of the ground? Till yesterday, we were giving examples to the whole world that maritime dispute में हमने जो है contest नहीं किया, we conceded to Bangladesh. Land enclaves, land border agreement में we did. Only sticking point was Teesta water, right? We could have made certain concessions to Teesta water. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. So I think we need to go back to the drawing board and reimagine our South Asia strategy. By merely saying that neighborhood first policy will not suffice when you have a country with deep pockets like China who walk the talk. So we have to walk the talk, and that is the only thing that I think, but that realization is coming now. ये जो आपने लद्दाख का जो पार्ट है उसके अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं वो, और मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हो रहे हैं उसको चाइना के अंदर जो आप जैसे ट्रेवल किए वहाँ देखा होगा आपने, वहाँ का जो कॉग्निटिव और मतलब नैरेटिव वॉरफेयर का मतलब एक मतलब किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इंडियन सोसाइटी को, स्पेशली इन दोनों इंसिडेंट को लेकर. तो अगर आप कॉमन लोग से बात करें चाइना में, उनको सिर्फ एक ही दो दुश्मन है उनके, एक अमेरिका, दूसरा जापान. ठीक है, इंडिया के साथ दे वेरी न्यूट्रल कि अच्छी ओल्ड सिविलाइजेशन है ये वो. पार्टी लेवल पे जो है सीसीपी जो उनके हैं वो इस चीज़ को लेके रखते हैं. दे डोंट शेयर दिस विद द पब्लिक. अब बुद्धिस्ट जो जितने भी लोग हैं वहाँ के, इन्होंने मोनेस्ट्रीज में दे हैड ट्राइड टू पेनिट्रेट. इनका जो यूनाइटेड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनको ये करने की कोशिश की थी. सो मेरे हिसाब से दे विल ट्राई एंड क्रिएट, और इट इज़ देयर एफर्ट टू क्रिएट अ लॉबी विद इन द हिमालयन स्टेट्स. जब दलाई लामा का सक्सेशन का इशू है, अगर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होते, इट्स अ विन विन फॉर चाइना कि पूरा रेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज एग्रीड कि भाई 2 दलाई लामा हो गए और वही दलाई लामा चलेगा जो चाइना ने अपॉइंट किया है. दैट इज़ देयर. बट अगर वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो जाते हैं, आप जैसे देखें
अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेटमेंट आया वेरी रिसेंटली कि चाइना हमारी इतनी टेरिटरी सुबानसरी उसके अंदर जो है गॉबल अप कर दिया। अगर लद्दाख में आप दामचोक में देखें, लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि चाइना हमारा ग्रेजिंग ग्राउंड ले गया। उससे क्या है, इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ नर्वसनेस इन द लोकल पॉपुलेशन, राइट, दैट वी आर नॉट सिक्योर अंडर मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन सेटअप। एक डिस्पोंडेंसी आनी शुरू हो जाती है जब वो वाइब्रेंट विलेजेस को सामने देखते हैं जो चाइना क्रिएट कर रहा है, एंड दे से देयर ओन स्टेट ऑफ अफेयर्स कि यार वहाँ बिजली भी है, गाड़ी भी आ रही है, दे आर वेरी प्रॉस्परस एंड वी आर टोटली डाउन ट्रॉडन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। एक कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट चाइना wants to do subtly without actually getting this thing. So it is not in the public consciousness so much as it is the ploy of Communist Party of China in its strategy. And we have to be very, very careful in Ladakh. Place like Ladakh, you cannot, I am not in favor of ये जो बंदा इन्होंने क्या नाम था इसका जो यहाँ कॉकरोच पार्टी के धरने पे बैठा है, कि उसको आप उसको पकड़ के उसको डाल दो, इज एन इंटरनेशनल साइंटिस्ट, कोई बात नहीं है। हाउ मच हार्मफुल कैन ही बी टू यू, टेल मी। से यू आर गिविंग एक्चुअली a little rope to the local people and it becomes, even if there is no issue, you make a hero out of a person who is not supposed to. Is there a vulnerability in Manipur? इसकी प्रॉब्लम है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स लैंड इशू, ठीक है। कुकीज होती इसकी प्रॉब्लम है, फिर तो उसको पोलिटिसाइज कर दिया, एंड व्हेन चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज पार्टी टू द होल डिस्कोर्स, फिर उसको कौन रिजॉल्व करेगा? एंड व्हाई द टॉप लीडरशिप फ्रॉम दिल्ली इज नॉट कॉलिंग अस स्पेड अ स्पेड? सर अभी जो ये अरुणाचल प्रदेश में नाह वेलफेयर सोसाइटी है, उस अरुणाचल प्रदेश में नाह वेलफेयर सोसाइटी, उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड है उस पे चाइना ने कुछ ऑक्यूपेशन किया है, तो सर ये क्या ये लेटेस्ट में हुआ है या फिर वो पहले से ही कर चुके हैं या फिर सिर्फ एक नैरेटिव हो रहा है? मैं इतना तो डिटेल में नहीं बोलता, लेकिन ये जो आसाफिल्ला का एरिया जो बात कर रहे हैं ना, सुबानसिरी रीजन में, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, ये पहले से ही डिस्प्यूटेड है। अगर आप बॉर्डर देखें, मैं बॉर्डर को, आई नो बॉर्डर इनसाइड आउट, देयर आर एरियाज वेयर वी आर इनसाइड चाइना, देयर आर एरियाज वेयर दे आर दिस साइड। ये परसेप्शन की बात है, डिलिनिएट तो बॉर्डर हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब चाइना आगे फॉरवर्ड पोस्टिंग मिलिट्री करता है, दे डिनाई आवर ग्रेजियर्स एंड एक्सेस टू दैट एरिया। जहाँ वो जाते रहते थे अब वहाँ उनकी पोस्ट बन गई, जब पोस्ट बन गई तो वो उसको वहाँ जाने नहीं देते। तो चाइनीज़ आर वेरी एक्टिव, उन्होंने पूरा बॉर्डर डेवलप कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमें 3-3 दिन लगते हैं ऊपर पहुँचने पे, जो हमारी लाइन है, उन लोगों ने बिल्कुल रिज लाइन तक अपनी रोड्स बना ली हैं। सो देयर डोमिनेशन इज देयर, तो वो रोकते हैं गांव वालों को आने के लिए। पहले कोई रोकता नहीं था क्योंकि वहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं थी, अब उनकी प्रेजेंस हुई है, वो रोक रहे हैं। तो उसी से एक नैरेटिव उभर के आया हुआ है। प्रॉब्लम तो है ही, एंड खासकर ये जो 5 वैलीज हैं ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, वोलोंग सेक्टर में, देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम देयर, बिकॉज हमारी एक्सेस नहीं है, उनकी एक्सेस है।